तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। तो अब हम ये जो है ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कर रहे थे टीचर एजुकेशन का, तो आज हम करने वाले हैं जो एनसीएफ 2005 था उसने क्या कंसर्न दिए थे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, पहले हम इससे रिलेटेड पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको जा करके जो है ना देख सकते हैं। हमने एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2009 में आया था वो हमने देखा था कि टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में उसने क्या क्या बोला, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके, वो हमने 2 वीडियो में बनाया है। और उससे पहले भी हमने टीचर एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है इससे रिलेटेड कुछ बातें की थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इंडिया के अंदर टीचर एजुकेशन का, उसमें आज देख रहे हैं एनसीएफ 2005 हैज़ डिस्क्राइब द करंट कंसर्न्स ऑफ टीचर एजुकेशन। उसने क्या कंसर्न आई मीन क्या चिंताएं जो है ना व्यक्त की थी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, ये देखते हैं। ये मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है। मैंने इंग्लिश में लिखा है और फिर यूँ का यूँ उनको हिंदी में भी कन्वर्ट जो है ना आप लोगों के लिए किया है, ताकि जो बच्चे जो हिंदी मीडियम से है उनको कहीं और ना जाना पड़े और वो इजीली जो है ना अपना कंटेंट यहाँ से ले सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Experiences in the practice of teacher education indicate that knowledge is treated as given, embedded in the curriculum and accepted without question. There is no engagement with the curriculum, syllabi and textbook are never critically examined by the student teacher or regular teacher. इसमें ये बताया गया है कि experience in the practice of a teacher education, कि जब टीचर एजुकेशन की प्रैक्टिस की जाती है, जैसे बीएड एमएड में हम टीचर एजुकेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभव होते हैं ना, जो हम अनुभव लेते हैं, वो ये बताते हैं कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान को सिर्फ ऐसा मान लिया गया जैसा वो हमें दिया जाता है। ज्ञान प्रदत्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और वो जैसा दिया जाता है ना उसको ऐसा ही ऐसा जो है ना हम स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी प्रश्न के, यानी कि उसके ऊपर जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की जाती है किसी भी प्रकार की, उसको ऐसा ही हम जो है ना एडोप्ट कर लेते हैं। एम्बेडेड इन द करिकुलम, जैसा हमारे सिलेबस में ज्ञान दिया जाता है उसका यूँ को यूँ रट लेना ही सिर्फ क्या माना जाता है टीचर एजुकेशन में, ये इसका जो काम मान लिया जाता है। देयर इज नो एंगेजमेंट विद द करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक आर नेवर क्रिटिकली एग्जामिन्ड बाय द स्टूडेंट टीचर और द रेगुलर टीचर। इसमें बताया गया है जो हमारा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है और जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो टीचर एजुकेशन में लगती है, उनको कभी भी क्रिटिकल एग्जामिन नहीं किया जाता है। क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब ये होता है कि भी उनको ये नहीं देखा जाता है कि इनका मतलब क्या है, ये क्यों बुकें लगवाई गई हैं, इनके पढ़ने से हमारे अंदर क्या एटीट्यूड आएंगे, क्या हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, जो हमें कल को बच्चों को देना है, जो हमारे अंदर एटीट्यूड, डिस्पोजिशन, जो बिलीव्स हैं, क्या हमारे क्रिएट हो भी रहे हैं इन करिकुलम से या नहीं, इस तरह की जो चीज़ों को नहीं जांचा जाता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना। किसी चीज़ के व्हाट वाई वूम ऐसा मतलब ये इन चीज़ों को देखना, इन एस्पेक्ट्स को देखना होता है क्रिटिकली एग्जामिन करना। ओके, वो कभी नहीं देखा जाता है। नेवर क्रिटिकली एग्जामिन्ड बाय द स्टूडेंट टीचर, नहीं तो जो छात्र अध्यापक, जैसे हमें ना हम स्टूडेंट टीचर कहलाते हैं, जैसे अभी आप एमएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो आप स्टूडेंट टीचर कहलाओगे, और रेगुलर टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो कभी इन टेक्स्ट बुक को, सिलेबस को क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करते हैं, और ना यहाँ पे ऐसे कोई इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि हम इनको जो है क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसको यूँ का यूँ मैंने हिंदी में कन्वर्ट जो है ना किया है। देखो, अध्यापक शिक्षा के दौरान दिए जाने वाले अनुभव दर्शाते हैं कि भावी अध्यापकों के लिए ज्ञान मात्र वही है जो उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। इस पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पर पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पुस्तकों को कभी भी गंभीर रूप से किसी छात्र अध्यापक या सामान्य अध्यापक के द्वारा जांचा नहीं गया है, और ना ही यहाँ पर ऐसा करने के लिए कोई व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे कोई एंगेजमेंट है ही नहीं ऐसा करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। इसमें देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर नीड्स टू बी इनहेंस। जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, भाषिक अक्षमता है, भाषिक जो निपुणता है, उसको जो है ना, जो टीचर की भाषिक निपुणता उसको इनहेंस करने की ज़रूरत है। जैसे मान लिया जाए अगर हम साइंस टीच करते हैं तो साइंस में टर्म होती हैं, बहुत सारी टर्म होती हैं, उनको
हमें उनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वो तो मान लिया जाए, वो तो हमारी डिसिप्लिन नॉलेज में हमें आ ही जाएगा। लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर इसका ये मतलब है, देखो सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज एक टर्म समझो पहले। तो सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज होता क्या है? सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सभी का सेंटर हमारा क्या हो, लैंग्वेज को इन्हेंस करना भी एक उसका जो है ना ऑब्जेक्टिव हो। जैसे आप टीचर एजुकेशन को छोड़ो, मान लिया जाए हम किसी स्कूल में टीच करते हैं, वहाँ पे एक बच्चे के लिए सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब है। जैसे मान लिया जाए हम उसको साइंस टीच कर रहे हैं, हिंदी टीच कर रहे हैं, इंग्लिश टीच कर रहे हैं, मैथ टीच कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जब हिंदी टीच करेंगे तभी बच्चे की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आएगी। जब हम साइंस टीच कर रहे हैं ना, तब भी हम बच्चे को जो है ना एक नॉलेज दे सकते हैं, एक भाषा का ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कोई एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, और वो वर्ड आता है साइंस में आ जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का काम तो एक लैंग्वेज टीचर का होता है, जैसे हिंदी वाले टीचर या फिर इंग्लिश वाले टीचर का होता है। लेकिन अगर वही वर्ड साइंस में आ जाता है तो साइंस के टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को बच्चों को सिखाए। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वो भाषा की बच्चे को भाषा में निपुण करे। ऐसे ही जब हम टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। जैसे बीएड में हमारे कितने सब्जेक्ट लगते हैं, 5 से 6 जो है ना सब्जेक्ट लगते ही हैं। तो उन सब का एक काम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो टीचर की, वुड बी टीचर्स की जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सके, उसको इनहेंस कर सके, ऐसा कुछ। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर नीड्स टू बी इनहेंस, जो लैंग्वेज की, बट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम डोंट रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम। जो हमारा वर्तमान में कार्यक्रम है, जो बीएड एमएड में चलता है, उसमें कोई भी ऐसा जो है ना जगह है ही नहीं कि वो हमारी सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सके, उसकी पहचान कर सके, उसको पूरा कर सके, उसको कैटर कर सके, ठीक है। करिकुलम में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। बस अपना रटवाते हैं, चले जाते हैं, भी रटते हैं, पास होते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ। लेकिन सही में तो है ना, बीएड और एमएड करने का फ़ायदा तब भी है तब आप घर पे बच्चों को टीच करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ से आपको ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आप पेडागोजी में पढ़ते हो वो यहाँ पे आपको लागू करने का स्पेस मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 महीने में जो हमारी बीएड में प्रैक्टिस होती है, हम स्कूल में जाते हैं, मुझे नहीं लगता इतने थोड़े टाइम में हम बच्चों पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सीख पाते हैं। कि क्या कर लेंगे, 2-3 लेसन टीच करके क्या हमारे अंदर प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, हमारे लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, बच्चों पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ओके। यू हैव टू बी वर्क फॉर योरसेल्फ। अब ये हिंदी में पढ़ाती हूँ, एक अध्यापक की भाषा की निपुणता को बढ़ाया जाए, लेकिन वर्तमान में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में भाषा की केंद्रीयता को पहचान नहीं दी जाती है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड लिटिल स्कोप फॉर स्टूडेंट टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। देखो, रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है? देखो, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना। अब एक स्टूडेंट है, अब बीएड में एडमिशन लिया, उसका मानना है कि टीचर वही बन सकता है जिसके अंदर जन्मजात जो है ना टीचिंग की एबिलिटी हो। ये उसका क्या है, एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर की, वो ये कहती है कि ज़रूरी नहीं कि टीचर जन्मजात पैदा हो, टीचर को बनाया भी जा सकता है, उसके अंदर वो कैपेसिटीज़, वो पोटेंशियल्स, वो प्रोफिशिएंसी अब डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि ज़रूरी नहीं है कि टीचर जन्मजात पैदा हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी जो है ना स्किल नहीं है जिसको कोई इंसान मेहनत के द्वारा जो है ना एक्वायर ना कर सके, ठीक है। तो ये उसका क्या है, ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको रिफ्लेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि भी नहीं जन्मजात नहीं होते हैं, तो हम अपने इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि मान लिया जाए एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि मैडम एक ऐसी लड़की थी, उसको कुछ भी मतलब बच्चों को टीच करना नहीं आता था, जैसे उसने बीएड की, बच्चों को टीच करना शुरू किया तो उसके अंदर वो प्रोफिशिएंसी आ गई। तो क्या हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? तो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में बहुत ही कम गुंजाइश होती है कि जो स्टूडेंट टीचर हैं, यानी कि जो वुड बी टीचर हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को
रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है, व्यक्त कर सके, प्रभावित कर सके, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज, देखो डिसिप्लिनरी नॉलेज का मतलब क्या है, जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होती है ना, उसको बोला जाता है डिसिप्लिनरी नॉलेज। डिसिप्लिनरी नॉलेज इज विव्ड एज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन पेडागोजी। पेडागोजी में ये माना जाता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, कि बच्चों को कैसे टीच किया जाए, जो स्किल है एक टीचर की, वो बिल्कुल अलग होती है डिसिप्लिनरी नॉलेज से। लेकिन ये बात कहीं हद तक गलत मानी जाती है, क्योंकि डिसिप्लिनरी नॉलेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जब दोनों मिलके काम करती है ना, तभी एक टीचर अच्छे से फॉर्म हो पाता है, एक टीचर अच्छे से बन पाता है, ठीक है। इसको स्वतंत्र मान लिया जाता है पेडागोजी में। जो शिक्षा शास्त्र होता है ना, वो ये मानता है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज एक अलग चीज़ है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में बच्चों को टीच करने की स्किल दी जाती है, हाँ मान लिया जाए दी जाती है। अगर मान लिया जाए एक टीचर को बहुत ही अच्छे से जो टीच करने की स्किल आ गई और उसके अंदर डिसिप्लिनरी नॉलेज ही नहीं है, अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट की जो अप टू द टिप्स उसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, फिंगर्स पे मतलब टिप टॉप उसको नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो क्या टीच करेगा, ठीक है। डिसिप्लिनरी नॉलेज इज व्यूड एज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन पेडागोजी, ठीक है। ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, चिंता मत किया करो, चिंता मत किया करो, नीचे ट्रांसलेट किए हैं, यूँ का यूँ उतार लेना हिंदी वाले भी। रिपीटेड प्रैक्टिस इन टीचर ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइसोलेटेड लेसन। ये कह रखा है कि रिपीटेड प्रैक्टिस, हम एक ही जो ट्रेनिंग टीचिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइसोलेटेड लेसन, जब हम किसी एक लेसन को एक बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, मतलब बच्चों को टीच करते हैं एक ही लेसन को, तो ये माना जाता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब देखो मान लिया जाए मैंने एक लेसन है, बच्चों को टीच कर दिया, 5 बार कर दिया टीच, पहली बार मैं टीच करूँगी, मेरे मतलब जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज मिलेगा। दूसरी बार फिर मैं टीच करूँगी, कुछ अलग अपने आप से एग्जाम्पल कुछ क्रिएट होके आएंगे। तीसरी बार टीच करूँगी और क्रिएट होके आएंगे। लेकिन सिर्फ 5 बार टीच करने से, 2-4 बार टीच करने से, हाँ मान लिया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को टीच करना आ गया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि उन 4-5 लेसन के अलावा भी मैं जो है ना पोटेंशियल गेन कर लूँगी, ठीक है। तो रिपीटेड प्रैक्टिस इन टीचिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइसोलेटेड लेसन्स इज कंसिडर्ड ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग पाठों की एक निश्चित संख्या में शिक्षण के बार बार अभ्यास को व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त शर्त माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है वैसे, ये मतलब ये चिंता व्यक्त कर रखी है ना, ये उन्होंने बता रखा कि इसी चीज़ को ये पर्याप्त मान लेते हैं, ये कंसर्न है, ये उनकी चिंता है, ठीक है, कि एनसीएफ 2005 ने इन चीज़ों पे टिक कर दिए कि ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, कंसर्न व्यक्त किया ये चीज़ें सही नहीं है, कभी आप इन चीज़ों को सही मान लो। ये इन्होंने बता रखा कि पेडागोजी में ऐसा मान लिया जाता है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसी चीज़ को मान लिया जाता है कि कुछ एक संख्या में 5-7 बार एक लेसन को टीच कर दो और अपने आप प्रोफेशनसी आ जाएगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये चिंता का विषय है। तो देखो मैंने ये तीन टॉपिक बताए, 3 जो पॉइंट क्लियर किए हैं, तो इन तीनों की हिंदी बता देती हूँ। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम छात्र शिक्षकों को अपने विचार अनुभवों को प्रतिबिंबित यानी कि अभिव्यक्त करने के लिए बहुत कम क्षेत्र यानी कि बहुत कम स्कोप प्रदान करता है। अनुशासनात्मक ज्ञान का मतलब है अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है, अनुशासनात्मक ज्ञान को शिक्षा शास्त्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण से स्वतंत्र माना गया है, कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है ना उससे सेपरेट है, ये इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बल्कि ये बात तो गलत है, क्योंकि एनसीएफ ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है, तो ये बात गलत होगी ही। ये मैंने तीसरा पढ़ा ही दिया था। इट इज एज्यूम्ड दैट लिंक्स बिटवीन लर्निंग थ्योरी एंड मॉडल्स एंड teaching method are automatically formed in understanding developed by the student teachers. It is assumed that ये मान लिया जाता है कि links between the learning theories and model and training method, कि जो हमारे मॉडल है, हमारी टीचिंग के मेथड है, इनके बीच में जो कनेक्शन है ना वो अपने आप ही बन जाते हैं अगर स्टूडेंट टीचर के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। वैसे तो ये बात कहीं हद तक सही है। देखो जो स्टूडेंट टीचर आप हो, जो बीएड में जो एमएड में पढ़ते हो स्टूडेंट टीचर है, अगर उनको पेडागोजी से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले, देखो रट्टे मारना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। अगर आपने पेडागोजी में पढ़ा है कि तत्परता का सिद्धांत है और प्रभाव का सिद्धांत है, कई सारे सिद्धांत है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है कि भी आसान से मुश्किल की तो तरफ जाया जाए,
जब इन चीज़ों को रटना नहीं है, जब इन चीज़ों की समझ बन जाती है ना एक स्टूडेंट टीचर के अंदर, तो वो अपने आप ही थ्योरीज, किस थ्योरी को किस मॉडल से, किस टीचिंग मेथड से टीच करना, ये अपने आप ही उनके अंदर है ना कनेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, यह माना जाता है कि छात्र शिक्षकों द्वारा विकसित समझ में सीखने के सिद्धांत, मॉडल और शिक्षण विधियों के बीच संबंध स्वतः ही बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं कनेक्शंस। There is no opportunity for teachers to examine their own biases and beliefs and reflect on their own experiences as a part of classroom discourse and inquiry। देखो, there is no opportunity, यहाँ पे ना कोई भी अवसर नहीं प्रदान किया जाता है for टीचर्स को टू एग्जामिन देयर ओन बाइसेस, कि वो अपनी जो बाइसेस है उनको एग्जामिन कर सके, उनके जो बिलीफ्स है उनको एग्जामिन कर सके कि वो सही हैं या नहीं है। बिल्कुल भी किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इनके लिए कोई स्पेस है ही नहीं। सिर्फ रट्टा मारते हैं, पास हो जाते हैं, कंटेंट देते हैं। और प्राइवेट स्कूलों का तो ये बुरा हाल है, जैसे दुकान सी खोल रखी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन लेते हैं, फीस लेते हैं पूरी, प्रैक्टिकल भी बच्चे देते हैं या नहीं देते हैं, उनकी जगह पैसे लेते हैं, बनी बनाई उनको प्रैक्टिकल दे देते हैं, बच्चे उन्हीं को जमा करवा देते हैं, उनके मार्क्स अच्छे लग जाते हैं, जो जितने पैसे देता है प्रैक्टिकल के उनके उतने अच्छे मार्क लग जाते हैं और ऐसे ही पास कर देते हैं। ये तो दुकानें खोल रखी हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है किसको, टीचर्स को, कि वो अपने बाइसेस को क्या कर सके, देख सके कि वो किस हद तक सही है या गलत है। रिफ्लेक्ट ऑन देयर, देखो बाइसेस और बिलीफ्स को एग्जामिन करने का क्या मतलब है। देखो, मान लिया जाए मेरा बिलीफ्स है, मेरी बाइसनेस है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट से है ना बच्चा अच्छे से सीख जाता है, पढ़ लेता है। हाँ, एक हद तक ये बात सही है, कुछ एक्सटेंट तक, पर ये डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं चीज़ें। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है बच्चे को जैसे स्लैपिंग कर देते हैं हम, बच्चे के बेंच पे खड़े करवा के धूप में बच्चे के हाथ खड़े करवा देते हैं, अगर बच्चा कोई काम नहीं करता है तो बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दे दी। और टीचर मानते भी है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट से ना बच्चा क्या ना अच्छे से काम कर लेता है। मान लिया जाए आपने एक बच्चे को आज 20 स्टिक्स लगा दिए, आपने 20 डंडे मार दिए, ये मेरी बाइसनेस है, लेकिन मेरे को जब तक इसको एग्जामिन करने का, जांचने का, परखने का मौका नहीं मिलेगा तो बेशक मैं टीचर बन जाऊँ, मैं तो कल को बच्चों को डंडे ही मारूंगी क्योंकि मेरे को पता है। लेकिन अगर जो मेरे को यहाँ पे मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस को, जो मेरी बाइसनेस है, इनको एग्जामिन करने का मौका मिल जाता है। मान लिया जाए एक बार डिबेट होता है क्लास के अंदर कि बताओ भी कॉर्पोरल पनिशमेंट ठीक है या नहीं, वहाँ पे मैं बताऊँ कि मैडम ये ठीक है क्योंकि मैंने एक बार बच्चे को मारे थे, मेरे पास ट्यूशन में बच्चे आते थे और कल को बच्चा सारा काम करके लेके आ गया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि बच्चा उसको समझ के करके आया या नहीं करके आया। तो मैडम बताती है, मान लीजिए मैम कहती है कि भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्या पता कि वो बच्चा रट्टे मार के याद करके आ गया हो। एक साइंस का टॉपिक है, बच्चे को समझ में नहीं आया और हमने इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दे दी, 20-30 डंडे आपने लगा दिए अच्छे वाले, बच्चा रट के आ जाएगा, समझ में आया या नहीं, वो डर के मारे पढ़ के आ रहा है, उसको समझ में आया या ना आए तो डिपेंड करता है। तो अगर टीचर इस तरह का एग्जाम्पल देता तो मेरी जो बाइसनेस है ना ये वहीं पे रिमूव हो जाएगी और कल को जब हम टीचर बनेंगे तो एक अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने साथ जो है ना लेके जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बिलीव्स और बाइसनेस को एग्जामिन करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए ताकि जो हमारी बाइसनेस है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, नहीं तो कल को हम बच्चों के सुसाइड का कारण भी बन सकते हैं। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं टीचर्स के डर से, क्यों? क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं, जो बाइसनेस हैं, वो बच्चों पे अप्लाई कर देते हैं और फिर बच्चे स्ट्रेस में आते हैं और बच्चे टीचर्स को काम उनसे होता नहीं है, बच्चों से काम होता नहीं है और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ, एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, जब तक उसको जमा घटा भाग नहीं आएगा, आप कितना भी समझा लो, 10.1 कितनी भी समझा लो, 10.2 10.3 कोई भी एक्सरसाइज समझा लो, ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो बच्चे को पहले बेसिक समझाने होते हैं। जो हमारे पेडागोजी में एस्पेक्ट्स आते हैं कि भी प्लिंथ टू पैरामाउंट, यानी कि आधार से ऊंचाई की तरफ जाते होते हैं, ठीक है, ये सब वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। ये सब चीज़ें सीखने से आती हैं, ऐसे नहीं आ जाती। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड इंक्वायरी। जब क्लास में प्रवचन होते हैं, प्रवचन का मतलब डिस्कोर्स का मतलब जैसे टीचर हमें कंटेंट देता है, हमें पढ़ाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है, और इंक्वायरी करता है, हमसे पूछताछ करता है। उस टाइम पे अगर हमारे पास हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने खुद के एक्सपीरियंस को व्यक्त करने की, तो हमारे बिलीव्स और बाइस ऐसे ही बने रहते हैं, ठीक है, ये बात होती है।
एक अध्यापक को अपने पूर्वाग्रह और विश्वासों को जानने जांचने का अवसर नहीं मिल पाते हैं कहाँ पे, टीचर एजुकेशन में, अध्यापक शिक्षा में। साथ ही साथ कक्षा के प्रवचन और पूछताछ के हिस्से के रूप में अपने विचारों को, अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करने या फिर व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है स्टूडेंट टीचर्स को। ओके, थ्योरी कोर्सेज हैव नो क्लियर लिंक्स विद प्रैक्टिकल वर्क एंड ग्राउंड रियलिटी। जो थ्योरी कोर्सेज होते हैं ना, थ्योरी कोर्सेज जो हमारी साइकोलॉजी में थ्योरी होती है, या फिर हमारी हिस्ट्री पॉलिटिक्स में थ्योरीज होती हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं BEd में, उनका जो हमने कल को बच्चों को जाकर के टीच करना है, उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं होता बहुत सारे का। हाँ, मानती हूँ 20 to 30% जो मैं पेडागोजी के अंदर सिखाई जाती है, साइकोलॉजी के अंदर सिखाई जाती है चीज़ें, उनका लिंक्स हैं हमारी जो हमने कल को काम करना है बच्चों को टीच करने से, लेकिन ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा कोई इनका रिलेशनशिप नहीं होता है। मतलब अब तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है, हमारे करिकुलम भी चेंज हो चुका है, प्रैक्टिकल वर्क भी इतने ज़्यादा होते हैं। ये 2005 की बात चल रही है, अब उसके बाद तो इतने सारे रिफॉर्म आ चुके हैं। अब तो प्रैक्टिकल होता है, बच्चों से वाइवा लिया जाता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और भी कोई रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं BEd के टाइम पे। अब ऐसा नहीं है, ये 2005 में जो कंसर्न दिए थे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी बात चल रही है। तब के टाइम पे ऐसा ही होता था, रटो पास करो जाओ यहाँ से। तभी तो BEd करने वाले टीचर्स बहुत सारे आज भी मतलब प्राइवेट स्कूलों में फिर टीच करना ही पड़ता है, जब उनके पास वो प्रोफेशन ही है ही नहीं। थ्योरी कोर्सेज हैव नो क्लियर लिंक्स विद प्रैक्टिकल वर्क। जो व्यवहारिक कार्यों से कोई लिंक नहीं होता है, एंड ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत से। सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों का व्यवहारिक कार्य और जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। द इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलोड इन टीचर एजुकेशन द इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलोड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज़ टू इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड। जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है जो BEd के दौरान वहाँ पे होता था, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेंटर्ड होता था। मतलब कि इन्फॉर्मेशन बच्चों ने याद की, सूचना डाल ली और उसको पेपर पे लिखा और पास हो गई। एक्सेसिवली क्वांटिटिव होता था, क्वांटिटी देखी जाती थी कि बस इस बच्चे ने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, कितना लिखा, क्वांटिटी, एंड लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती थी इवैल्यूएशन में। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो बच्चों से सेमिनार भी करवाए जाते हैं, बच्चों से प्रोजेक्ट भी लिए जाते हैं, बहुत सारे और भी काम करवाए जाते हैं, उनके बेसिस पे भी जो हमें CC के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत अब पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सुधार हो चुका है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अपनाए जाने वाली मूल्यांकन प्रणाली सूचना उन्मुख अत्यधिक मात्रात्मक है, जिसमें व्यापकता का अभाव है, ऐसा बताया गया था 2005 में। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल एंड पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम नीड्स टू डेवलप सर्टेन एटीट्यूड, डिस्पोजिशन, हैबिट, इंटरेस्ट इन अ टीचर्स। ये कहता है कि जो हमारा BEd में हम कंसेप्चुअल नॉलेज ले लेते हैं, पेडागोजी की भी नॉलेज ले लेते हैं। पेडागोजी मतलब बच्चों को कैसे टीच करना, बच्चे के क्या इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारी नॉलेज ले लेते हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जो BEd MAd हैं, उनको ज़रूरत है कि वो वुड बी टीचर्स में एक विशेष प्रकार के एटीट्यूड क्रिएट कर सके, जो एक टीचर के लिए ज़रूरी है। डिस्पोजिशन को क्रिएट कर सके, उनके अंदर जो हैबिट है उनका निर्माण कर सके, इंटरेस्ट को क्रिएट कर सके वुड बी टीचर्स के अंदर। ठीक है, इन टीचर्स, ठीक है, वुड बी टीचर्स यू कैन से ऑल्सो। द प्रेजेंट इवेल्युएशन प्रोटोकॉल हैज़ नो प्लेस फॉर इवेल्युएटिंग दिस एस्पेक्ट। जो हमारा प्रेजेंट में इवैल्यूएशन का प्रोटोकॉल है, इवैल्यूएशन करते हैं, हम मार्क्स देते हैं, उसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि इन एस्पेक्ट्स को, जैसे हमारे एटीट्यूड है, डिस्पोजिशन है, हैबिट है, इंटरेस्ट क्या है एक टीचर्स के, उनको हम इवैल्यूएट कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें। संकल्पनात्मक और शैक्षणिक पहलुओं के अलावा मौजूदा कार्यक्रम को शिक्षकों में कुछ निश्चित रवैया, स्वभाव की आदतों, रुचियों को विकसित करने की आवश्यकता है। इन पहलुओं के मूल्यांकन हेतु वर्तमान के मूल्यांकन प्रोटोकॉल में कोई स्थान नहीं है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी आप लोगों को जो है ना कंटेंट देना चाहती हूँ। इसी में बैठ जाते हैं अभी हम। फोटोज़ में जाते हैं। फोटोज़, वेयर इज़ फोटोज़, आई डोंट नो वेयर इज़ फोटोज़। मेरे को दिख तो नहीं रहा है फोटोज़। मैं एक बार ये वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ।
इसमें देखते हैं कि शिक्षकों के लिए जो NCF 2005 है उसने क्या क्या जो है ना बातें बताई थी। ठीक है, इसमें देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा फोटो को मैं नीचे कर लेती हूँ कैमरा को, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। शिक्षकों को ऐसी तैयारी ज़रूरी है कि वो बच्चों का ख्याल कर सके और उनके साथ रहना पसंद करें, कि मतलब बच्चे टीचर है ना अच्छा फील करे बच्चों के साथ रहना। उनके अंदर इस तरह की जो है ना तैयारी ज़रूरी है टीचर्स के लिए। सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बच्चों को समझ सके, बच्चों के सामाजिक संदर्भ क्या हैं और ये चीज़ें क्या हैं इनको समझ सके। ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हो, कि मतलब जो टीचर हैं वो रिसेप्टिव, मतलब कि ग्रहण करने वाले हो। ये नहीं है कि भी हमें बहुत आता है अब हमारे लिए पर्याप्त है, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ वो सीखने में इंटरेस्ट रखें। शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता, शिक्षक को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें। शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा ज्ञान निर्माण को मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर सके। देखो इसमें बताया गया है कि जो टीचर है ना, ज्ञान सिर्फ वो ना समझे कि बच्चों के लिए ज्ञान वो नहीं है जो आपने सिर्फ उनको बुकों में से पढ़ाया गया है, बल्कि ज्ञान क्या है, वो जो लगातार मननशील अधिगम, लगातार चलने वाली जो लर्निंग की प्रोसेस है उसका रिजल्ट है। ये उसकी प्रक्रिया के रूप में वो एक प्रोसेस है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण एक प्रोसेस है। ठीक है, उसके रूप में इसको समझ सके। ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों के बाहर के ज्ञान के रूप में न देखकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें। ज्ञान को पाठ्य पुस्तक के बाहर के ज्ञान के रूप में नहीं देखना है कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान और पाठ्य पुस्तक से बाहर का ज्ञान, क्लासरूम के बाहर और क्लासरूम के अंदर के ज्ञान को मिला करके वो जो है ना ज्ञान देखे कि भी ये ज्ञान है। समाज के प्रति अपना दायित्व भी समझे। ठीक है, एक टीचर्स का क्या दायित्व तो वो भी समझे। ये समाज के प्रति ने अपने दायित्व को समझे और बेहतर विषयों के लिए काम करे। उत्पादक कार्य के महत्व को समझे, जो प्रोडक्टिव वर्क है उसको कार्य के महत्व को समझे तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यवहारिक अनुभव यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाए। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए जो है ना जो टीचिंग है उसको वो माध्यम बनाए, जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत निहितार्थ एवं पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करें। ये आप अपने आप पढ़ सकते हो अच्छे से। मैं आपको एक एक करके फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये इसके बाद ये है, बिल्कुल बातें वही हैं। ये फ़ोटो है, ये सिर्फ इधर इधर से पढ़ना आपको, इधर से जिस तरफ ये मेरा फ़ोटो दिख रहा है इससे इधर इधर वाला। ठीक है, ये मैंने पढ़ा और उसके बाद ये आ जाता है, इसको आप पढ़ लेना वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैंने जो पढ़ाया वही है। ठीक है, ये वो चीज़ें स्टार्ट हो गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि शिक्षण प्रशिक्षण अनुभव से पता चलता है कि इसमें ज्ञान को प्रदत्त की तरह बिना सवाल उठाए पाठ्यचर्या के रूप में बांध दिया जाता है। मैंने बताया था ना कि मतलब करिकुलम को ऐसा स्वीकार कर लिया जाता है जैसे उन्हें दिया जाता है, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं उठाई जाती, उनको क्रिटिकल एग्जामिन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें इसमें बताई गई हैं और ये इसके बाद ये पढ़ना आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। वही बातें जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी हैं। ये सारा स्टॉप करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है ना स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी एक टर्म को भी समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है, कौन सा टर्म आपको अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आई विल नॉट बॉदर यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव फन, बाय बाय।